नमस्कार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 लगातार आगे बढ़ रहा है। छठे दौर का मतदान जारी है। इस चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी तरह से दमखम लगा रही है। उसी में से एक है बहुजन समाज पार्टी, जिसने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी। उससे पहले भी वो चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन 2007 में उन्होंने सिनेरियो बदल दिया उत्तर प्रदेश का, और तब से पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर चल पड़ा है। पहले बसपा, फिर सपा और फिर भाजपा को हमने देखा है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे खास चर्चा करेंगे। न्यूज इंडिया पर उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि इतनी सारी पार्टी हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का दमखम उस तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने 403 की 403 विधानसभा पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी या तो गठबंधन के साथ हैं या पूरी सीटें ही नहीं लड़ रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस के पीछे कारण? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, और आपने उत्तर जो है दे भी दिया। और देखिए, अगर हमारी पार्टी में दमखम नहीं होता तो हमें भी किसी का सहारा लेना पड़ता, और हमारे दमखम की ही देन है कि हमने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, बल्कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ा। और नतीजा क्या है? नतीजा क्या आ रहा है कि देखिए, जो लोग अन्य लोग कई दलों से मिला करके गठबंधन किए, तो पब्लिक भी समझ रही है कि ये लोग केवल सत्ता को पाने के लिए ऐसे लोगों का, जिनसे कि भाई विचारधारा सबकी अलग अलग है। हम किसी के साथ अगर गठबंधन, बहन जी का मानना है, माननीय बहन जी कहती हैं कि अगर हम किसी दल के साथ गठबंधन करेंगे तो गठबंधन करने का उद्देश्य ये होगा कि हम उस जिससे गठबंधन करेंगे उसकी भी बात हमें सुननी पड़ेगी। तो हमारी विचारधारा और उसकी विचारधारा दोनों में फ़र्क है। हमारी आइडियोलॉजी कुछ और कहती है, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और कहती है। तो इसलिए हम जनता हित में जो फैसले लेंगे, फिर कहीं न कहीं से वो हमारे गठबंधन वाले लोग आड़े आएंगे। इस वजह से हम बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं किया, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम जनता के लिए आए, और हम जो जनता के लिए करें उसमें कोई बाधक न बने। आप विधानमंडल दल के नेता हैं। जब 2017 में आप चुनकर आए थे तो आपके साथी 19 हुआ करते थे, और एक एक कर सब छोड़ गए। अब 4 या 5 लोग वो भी बचे हैं। तो ये क्या था? मतलब इतना आत्मविश्वास अगर था तो फिर ये आपके साथियों को क्या हो गया? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का एक आप एमएलए का नाम नहीं बता पाएंगे जो पार्टी छोड़ के गया हो। ये सारे हमारे लोग, जितने लोग आप जो संख्या दिखा रहे हैं, सबको निकाला गया पार्टी से। और निकाला क्यों गया? बहन सुश्री मायावती जी, देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर वो हमारा कितना भी कोई प्रिय हो, अगर उसके हित वो उससे लगने लगेगा कि उसके वजह से अगर आम पब्लिक को, किसी सामान्य व्यक्ति को अगर कोई परेशानी खड़ा कर रहा है, किसी कोई ज़मीन कब्जा कर रहा है, किसी की वजह से समाज में एक माहौल ख़राब हो रहा है, तो बहन जैसे लोगों के साथ नहीं रखती हैं। ये उसी तरह का उदाहरण है कि जिस तरह से एक फल में विभिन्न तरह, एक टोकरी में विभिन्न तरह के फल हैं, और उस फल में जब कोई एक फल मान लीजिए सड़ने लगा, तो बेहतर होगा कि उस फल को निकाल के बाहर कर दीजिए। अगर कुछ दिन फल को आप उसमें और टोकरी में रखे रहेंगे तो बाकी फलों को सड़ाएगा, सड़ा देगा। तो इसलिए उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और हमारे निकाले हुए, हमारे सड़े हुए फलों को लेकर के, हमारे रद्दी निकाले गए लोगों को लेकर के अन्य दल जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हमारे से निकाले जा रहे हैं, जो हमारे से रिजेक्टेड हैं, उनको ये लोग लेकर के माला पहना रहे हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। आप पुराना दिन याद करिए जब माननीय बहन सुश्री मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, और अपने हमारे एक सांसद जी थे, सिटिंग सांसद थे, उनको उन्होंने अपने आवास से बुला करके और पुलिस को कस्टडी में दिया था। क्या किया था उन्होंने गरीबों की झोपड़ी को उन्होंने कब्जा कराया था। तो बहन जी सब नहीं देखती हैं कि हमारा कौन है, और यही वजह है कि हमारी लाइन आर्डर का मुकाबला किसी के पास नहीं, इसलिए कि हम अपना पराया नहीं देखते हैं। हमें जो भी गलत किया वो चाहे अपना हो, उसके हिसाब से उसी तरह कार्रवाई होगी। पराया है तो भी उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से कानून का राज चलाया जाता है। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप बहुजन समाज पार्टी के किसी भी नेता से पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि बहन जी ने ऐसे लोगों को निष्कासित किया है। और खुद मायावती जी भी कहती हैं कि हमने ऐसे लोगों को निष्कासित कर दिया जो पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे या उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। ये काम 90 के दशक में भी तब हुआ जब मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लिया। ऐलान उन्होंने पहले कर दिया, हालांकि बीजेपी
ये लगातार कह रही थी कि नहीं, हम समर्थन के साथ में सरकार हमारी चल रही है वगैरह वगैरह। एक डाइसी स्थिति थी। टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आपने भी कहा, अभी ऐसी बातें चल रही हैं कि अगर कुछ कमी बेसी होती है तो ठीक है, गठबंधन नहीं है आपका किसी पार्टी के साथ में, लेकिन बीजेपी की निगाह बीएसपी पर है। ये देखिए, ये तब होता क्योंकि सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की मेरी सरकार बनने जा रही है, तो हम किसी की सरकार बनाने के लिए तो है नहीं। ये तब होता जब किसी की सरकार नहीं बनती। आप पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों से आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि इसी तरह से 2007 में भी कोई बीएसपी को आंक नहीं रहा था। सब लोग कह रहे थे कि बीएसपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तरह तरह के लोग स्लोगन देते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और उससे बेहतर माहौल इस बार में है। इस बार लोगों ने अभी ताजा में भाजपा के कार्यकाल देखे हैं, अभी लोगों को सपा के कार्यकाल नहीं भूला है, और अब लोग बसपा के कार्यकाल याद कर रहे हैं। तो लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे सुपीरियर, सबसे बेटर चीफ मिनिस्टर अगर है तो कोई बहन मायावती जी हैं। इसलिए लोगों ने मन बनाया है। कोई लोग हल्ला नहीं करते हैं। हमारे मतदाता भी ऐसे भी रोड पर नहीं आते। हमारे मतदाता उपद्रवी नहीं है, अन्य लोगों जैसा वो नहीं है कि लोग देखें तो उनको अपने दरवाजे बंद कर लें, रास्ते छोड़ दें। नहीं, हमारे मतदाता बहुत अनुशासित मतदाता है, तो साइलेंट रहते हैं, और उनके साथ थोड़ी से लोगों के जुड़ने की जरूरत है। बस उतने में भाई आप देख लीजिए, पिछला 2017 में हमारा 2017 भी हमारा समाजवादी पार्टी से 1.9% हमारा परसेंटेज वोट अधिक था। सीट हमारी जरूर कम थी, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा अधिक था। हमें तो थोड़े से और बढ़ाने हैं। हम लगभग 100 ऐसी सीटें थी जो जहाँ पे 1000 से लेकर 5000 7000 से आ रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए हम कहाँ थे। तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी मेकअप हो रही है। हमने और बेहतर काम किया है। और 1990 की जो बात की है, तो आप सोच लीजिए कि मैंने कितना, बहन जी किस तरह से कुर्सी के लिए इन लोगों जैसा नहीं कि सत्ता पाने के लिए बोल रहे हैं कि आप हमको बनाइए, हम आपको ये लिख देंगे, वो लिख देंगे। मैं तो कई जगह कहा हूँ कि कल कहीं ये लोग भूल गए, कहीं ये लोग ये न कर दिए कि 70 जिले के जो हमारे मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, विकास भवन है, रेलवे स्टेशन है, कहीं इसको न लिखने लगे लोग कि इस जाति के लोग हम कोट कर दें, आपको एक रेलवे स्टेशन लिख देंगे, जैसे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कमा के रखा है। तो इसलिए हमारे यहाँ नहीं, तो चूंकि बस उस समय माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने उसी समय भाजपा के गठबंधन से सरकार चल रही थी संयोग से। लोकसभा का चुनाव आया, उन्होंने बहन जी से केवल एक ही चीज़ कहा कि क्यों ना बहन जी हम लोग चुनाव लोकसभा के मिलकर लड़ें। बहन जी ने कहा कि देखिए, हमारा समझौता केवल आपकी विधानसभा के साथ हुआ, हम लोकसभा आपके साथ नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा क्यों, जब हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाए हैं तो आप क्यों नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सीधा कहा कि मेरी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी में मेरा बड़ा फर्क है। हमारी पार्टी के साथ साथ हमारी पार्टी एक मिशन है, हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपको सीएम क्यों रखेंगे। तो बहन जी ने कहा कि आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी इस्तीफा दे रही हूँ। बहन जी उठी और तुरंत सीएम की चेयर को ठोकर मार करके जाके इस्तीफा दे दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज जो सीएम बनने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं कि या ले जाइए, ये फ्री दे दूंगा, ये फ्री दे दूंगा। अरे आज फ्री दे देंगे, कल क्या दे रहे थे जब आप सीएम थे। तो अभी समाजवादी पार्टी कह रही कि हम पुरानी पेंशन बहाली कर देंगे। समाजवादी पार्टी की ही सरकार में जब माननीय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को रद्द किया गया था। और उसके बाद फिर मान लीजिए अब अखिलेश जी भी 5 साल सीएम रहे, उसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था उनको नहीं याद आई। आंदोलनरत हमारे जो लोग हैं जो उसकी मांग कर रहे हैं वो तो शुरू से हैं, लेकिन उस समय नहीं याद आया। अब सत्ता पाने के लिए ले आओ, जो ही आ जाओ, ले जाओ, तुम भी कर देंगे तुम्हारा। लेकिन जानते हैं कुछ नहीं होना है। ये अगर किसी के पास विल पावर है, किसी के पास कुछ करने की क्षमता है, डिसीजन लेने के लिए अगर कोई माना जाता है, तो उसका नाम केवल है उत्तर प्रदेश की सुश्री बहन मायावती जी। और वह जो कहीं है वो घोषणा पत्र नहीं बंटवाती हैं इन लोगों जैसा, वो मंच से जो बोल देती हैं कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली करेंगे तो करेंगे। उन्होंने कह दिया कि हमें वोट से नहीं मतलब है। आज उन्होंने एक इकलौती ऐसी लेडी है पूरे भारतवर्ष की, उन्होंने कहा था कि नहीं, अपर कास्ट के भी कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, कुछ ऐसा गरीब तबका है जो हमारे अन्य समाज से भी उनकी हालत खराब है, इन्हें भी आरक्षण मिला। किसी की हिम्मत है, किसी नेता की हिम्मत है तो नहीं। उन्होंने जो सीएम रहते अपने असेंबली से, कैबिनेट से पास करा के भारत सरकार को भेजा कि नहीं, गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया जाए, और अंत में भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ा। तो इस तरह का नेता आप नहीं पाएंगे जो ये ना सोचे करिए आरक्षण के लिए कैसे वकालत कर रहे हैं। आप अपर कास्ट के मालिक बनते हो और अपर कास्ट की हालत नहीं देखते हो कि हम अपर कास्ट में भी ऐसे लोग हैं कि नहीं, इनकी हालत हमारे अन्य समाज से भी बदतर है। तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। तो वो काम केवल एक नेता कर सकते हैं, वो बहन सुश्री मायावती जी।
अच्छा, वैसे उमाशंकर जी, बलिया जो है वो बागी बलिया कहा जाता है और बीएसपी में खैर निष्कासित हुए या आप उनको बागी, उनके हिस्से से बागी कह लीजिए। तो ये जो बगावत हो रही थी, आप उत्तर प्रदेश के उन टॉप 10 विधायकों में से हैं जो संपत्ति के मामले में सर्वोच्च हैं और आमतौर पर ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी से ऐसे ही लोग जुड़े भी हैं और बहुत पैसा देकर के टिकट मिलता है, मिशन वगैरह की तो बात है। ये जो इस तरीके का एक जाला जैसा लोगों के दिमाग में या आंखों के सामने है, क्या आप उसको कैसे हटाएंगे? अब आपको दो उदाहरण दूंगा। आप यहाँ से, हमारे यहाँ से आप चले जाइए बांसडीह विधानसभा में, देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी किसको लड़ा रही है। बांसडीह विधानसभा में उनकी हालत, उनकी आर्थिक स्थिति पता करिए। बांसडीह विधानसभा में एक मानती राजभर है, वह 17 साल भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष थी। उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से वो मिली, उनके पास उन्होंने सीधा बताया कि मेरे पास कुछ है नहीं, जनता है। बहन जी ने कहा कि आप जाओ चुनाव लो। तो बहन जी का जो आप मैंने एक वो है चुनाव लड़ाने का जो, और जो वो करना है, तो कहने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप उठा के देख लीजिए अन्य पार्टियों में, अन्य पार्टियों को उठा के देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी यहीं से कहीं भी किसी भी आप सीट से आकलन कर लीजिए, हम जितने हम एमएलसी बनाते हैं, अभी राज्यसभा का टिकट हमने दिया था अम्बेडकर जी को, जो अम्बेडकर जी जिनका नाम है अपने भीमराव अम्बेडकर जी का नाम, उनको राज्यसभा का, उनका जब नॉमिनेशन करने हम लोग गए तो जो 7,500 रुपया फीस जमा होती है वो भी नहीं था। अब अपने आज भी उनका व्यवसाय क्या था, हालांकि वो 2 वोट से चुनाव राज्यसभा का हार गए, उनका व्यवसाय क्या था, तहसील में जो मुहर्रिल होते हैं, जो स्टैम्प वगैरह बनाते हैं, वही करते थे वो बक्सा में रख करके। उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी थी, राज्यसभा नहीं गए तो एमएलसी भेजा गया। ऐसे ही पूरा हमारी राज्यसभा की लिस्ट उठा कर देख लीजिए, जितने लोग राज्यसभा में हैं, जितने लोग विधान परिषद में हैं, विधान परिषद में आज संख्या हमारी जरूर कम होगी, लेकिन अभी भी जितने हैं वो हमारे कोई बीबीएफ, हमारे यहाँ सब एक हमारी जो पार्टी है उस पार्टी में एक विंग बीबीएफ की होती है, वो सिक्योरिटी का काम करते हैं। जैसे कहीं भी हम लोग की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में वो उनकी वर्दी है, वो हाथ में छड़ी लिए रहते हैं, टोपी लिए रहते हैं, वर्दी का काम करते हैं। उनके जो जिला अध्यक्ष माने जो जिला बीबीएफ अध्यक्ष, उनको एमएलसी बनाया गया। अब अंदाजा लगाइए कि वह गाँव का व्यक्ति जो कि मैंने बीएसपी का वर्कर है, उसको सारी सीटों को ऐसे देख लीजिए। तो हम ये कहने के लिए भाई देखिए, 2 चीजें हैं, जो नहीं कुछ बोलता है उसके ऊपर आरोप बहुत लगते हैं, और जो बाकी लोगों में पता कर लीजिए, हमारे मित्र लोग बहुत दलों में गए हैं। आप ही बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, बीएसपी में बोलने वाले भी कहाँ मिलते हैं जल्दी? नहीं, बीएसपी में भाई इसलिए लोगों को डर रहता है कि भाई मीडिया भी मेरे साथ नहीं रहती है, कहीं एक वर्ड मेरे खिलाफ, एक वर्ड हमसे गलत निकल गया तो मीडिया थोड़ा इसमें और बढ़िया से वो सब पॉलिश लगा देगी। तो हमारे लोगों डरते हैं कि भाई हमारे अन्य लोग तो बोलते भी रहते हैं उल्टा, और उसके बाद फिर मीडिया से कहवा देते हैं कि नहीं वो गलत एडिटिंग है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चूंकि एथराइज लोग हैं कि कौन लोग बोलेंगे, और चूंकि सब लोग हमारे नेता बहन जी को मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे यहाँ उस चीज़ के लिए मतलब सबको ही रहता है। और सबसे ये कहा जाता है कि भाई अगर पूरी तैयारी हो तब तो आप बात करो, नहीं तो ये पत्रकार भाई लोग कब कहाँ घेर देंगे, कब कहाँ फंसा देंगे, और फंसा करके फिर क्या दिखा देंगे। चलिए अब मैं एक और फंसाता हूँ, आप जब फंसाने का ही बात कर दी आपने, एक सवाल में और फंसाते हैं आपको। आपने डर की बात की, लेकिन बहन जी का जो शख्सियत है उसको देख करके लगता है कि डर के आगे जीत है, किसी को सीखना हो तो बहन जी से सीखे। 2007 में उन्होंने वो कर डाला जिसको खुलेआम कहना लोगों के बूते के बाहर है किसी राजनीतिक दल के। सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की, उसमें खास तौर से उन्होंने अपर कास्ट और अपर कास्ट में भी ब्राह्मणों को जिस तरीके से सामने रखा और बाकी लोगों का कॉम्बिनेशन बनाया, उसके बाद हमने देखा 12-17 जाति की राजनीति लगभग हर पार्टी करती है, लेकिन इतने खुल्ला तरीके से कहने का जो मादा है वो शायद बहन जी में ही था। लेकिन 12 में जब उन्होंने पंडितों को किनारे किया तो उसका खामियाजा अभी 17 में बीजेपी की खैर लहर ही आ गई मोदी जी की, अभी 22 में नए सिरे से हैं। तो ये अच्छा लोग छोड़ के भी गए, तो जो जातियों का कॉम्बिनेशन है और कैंडिडेट्स के चेहरे हैं और जो बहन जी की उम्मीद है, इसका जो मिश्रण है वो कैसे तैयार किया? नहीं, देख लीजिए 2 चीजें हैं। पहले तो फिर हम आपको मैंने रोकेंगे कि कोई छोड़ के नहीं गया, सारे लोग निष्कासित किए गए। दूसरा, हम लोग कभी किसी पर्टिकुलर, हमारे यहाँ सीधा कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सर्व समाज में हमारे जो अपर कास्ट के लोग हैं इनके भी आरक्षण तक की बात बहन जी ने किया है और कोई नहीं किया। और अभी हमने जो सम्मेलन हमने किया, हमने प्रबुद्ध वर्ग का एक सम्मेलन किया जिसको आप मैंने ब्राह्मण शब्द से आप उपमा दे रहे हैं, और हमारी ही नकल हमारे करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। मेरी इनको दूसरा वर्ड भी नहीं मिला, प्रबुद्ध के अलावा दूसरा इनको वर्ड भी नहीं मिला। तो बसपा की जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, बसपा हमेशा सर्व समाज को लेकर चलती है। जो बसपा का भाईचारा है, आप बताइए, मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे विधानमंडल दल का नेता बनाया गया, और मैं जब से मैं 17 में हुआ तभी से डिप्टी लीडर हूँ भाई, 5 साल से डिप्टी लीडर था। लेकिन और फिर हमको लीडर बहन जी कभी कर लेते मैंने, लेकिन मैं कहा कि नहीं बहन जी, हम लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं तो हम जानते हैं कि नहीं कहाँ कम्बिनेशन क्या बैठेगा, तो हम लोगों ने हमने रिक्वेस्ट कर दिया। लेकिन इस बार माननीय बहन जी ने कहा कि नहीं, इस बार बनना है। तो हमारे यहाँ जितना सर्व समाज का संतुलन है, आप पुराना कार्यकाल उठा के देख लीजिए, हमारे सिद्दीकी साहब नसीम सिद्दीकी जीत के देखिए, एक चीफ मिनिस्टर के बाद सेकेंड पावर उनके पास था, जितने विभाग थे। बाबू सिंह कुशवाहा जी को देख लीजिए, रामवीर उपाध्याय जी को देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य थे देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारे फिर भी कैबिनेट मंत्री दिया गया, भाजपा में गए चुनाव जीते फिर भी नाट्य मंत्री की तरह पद दिया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी भी छोड़े, फिर सपा में आए। आप तो ऐसा लग रहा है आज उनकी तरफ भी वोट पड़ा, मन मचक रहा है क्या स्वामी जी को लेकर के? अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं मलाई काट ली अब चले गए। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये लोग सारे लोग जो गए, मैं कह रहा हूँ जो छोड़ के जाने की बात है, इनका देखिए इनकी हालत क्या है। और मैं कह रहा हूँ वहाँ पे आप फाजिल नगर सीट देख लीजिएगा जो छोड़ के गए हैं, अगर वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ना जीते तो फिर आप हमसे बताइएगा। नहीं, जमाली जो गुड्डू जमाली थे, वो आपसे पहले जो नेता थे, वो तो ये कह रहे थे कि बहन जी उस तरह से सुनवाई नहीं करती हैं, हमारी बात नहीं समझ रही हैं, और मतलब कुछ इस तरीके की बातें आई कि शायद वहाँ वन वे कम्युनिकेशन ही है। नहीं, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ डबल वे उनको दिखा वहाँ गए तो थे, कहे नहीं टिकट मिल गया। बहन जी ने तूने 2 बार एमएलए बना दिया उन्हें, बहन जी ने 2 बार एमएलए बनाया, लेकिन उनको लगा कि नहीं बहन जी से भी बेहतर कोई है जो हमारा समायोजन कर सकता है, और वहीं गए थे छोड़ करके। उन्हें कोई नहीं, वो छोड़ के इस्तीफा देकर गए थे, इसलिए दल के नेता थे भाई, इस्तीफा दे दिए, तो गए तो टिकट तो नहीं मिला। तो यहाँ पे सारे समाज का, सारे जातियों का जो एक समायोजन है, जो भाईचारा का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है, और कहीं नहीं। आप पूरा उठा के देख लीजिए, जो हमारे टिकट के बंटवारे हैं, जो टिकट के बंटवारे हैं आप उसमें देख लीजिए, हम पूरे हमारे जिले में देख लीजिए, अगल बगल के जिले में देख लीजिए, हमने किसको नहीं टिकट दिया है, हमने सर्व समाज को टिकट दिया है। और हमारे यहाँ फिर एक बार कहूँगा कि जो हमारे यहाँ सबका समायोजन है, जिस तरह से हमारे गुलदस्ते में विभिन्न क्वालिटियों के जो फूल सजाए जाते हैं, वो केवल बहुजन समाज पार्टी में ही सजाए जाते हैं। विभिन्न समाज के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर दे करके केवल इसलिए दिया जाता है कि आप अपने समाज में कम से कम अपने समाज का ख्याल रखेंगे। आपको हम इतना पावर दें कि आप अपने समाज की कहीं कोई कमी हो तो आप उस कमी को दूर करिए, उसकी मजबूत करिए, उसकी हेल्प करिए। ये सब संभव केवल बहुजन समाज पार्टी में ही है। अब मैं आपके उस पे आता हूँ। आप 2012 में जब विधायक चुने गए तो वो बड़ा संघर्ष का आपका समय रहा, क्योंकि 17 आते आते जनवरी आते आते वो जो केस था उसमें आपकी विधायकी जाती रही। हालांकि 17 में आप फिर से जीत करके आए। तो 12 से लेकर के 22 तक का सफर आप किस तरह से देखते हैं, और 22 से आगे योजना क्या है, क्योंकि आज आपके क्षेत्र का मतदान भी है? देखिए, 12 से 22 तक ठीक है, दोनों बार हम विपक्ष में रहे, और ये आप विपक्ष में भी सक्रिय भूमिका में। ऐसा नहीं कि मैं विपक्ष में हूं तो मैं विपक्ष की आलोचना नहीं करूंगा। जो एक संसदीय परंपरा के तहत जो एक हम मर्यादित ढंग से जो विपक्ष की आलोचना कर सकते हैं, उनकी कमियों को उजागर कर सकते हैं, और स्वाभाविक है कि जब हम कमी उनकी गिनवाएंगे, पब्लिक में ले जाएंगे, तो हमें दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 10 सालों में उमाशंकर सिंह दबे नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे मेरा कुछ भी कितना भी नुकसान कर दो, उमाशंकर सिंह जो सच को सच बोलेंगे ही बोलेंगे। और मैं रहा, मेरी सदस्यता बर्खास्त हुई, मैं डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन तक लड़ करके वापस ले आया। फिर दोबारा चुनाव हुआ, मतलब दूसरे सत्र में चुनाव हुआ, फिर मैं जीता, पिछली बार से 10,000 अधिक वोट पा करके, और फिर आज 22 में लड़ रहा हूँ। तो इस बार तो मुझे लगता है कि जो हमारे क्षेत्र की और जो हमारे जिले की, पूर्वांचल के जो लोगों के मैंने दिल में है कि अगर ये उमाशंकर भैया मैंने अगर सरकार इनकी बनती है तो हमारा पूर्वांचल का बहुत कायाकल्प होगा। तो निश्चित रूप से ये इस बार तो ये सपना पूरा होने जा रहा है। जो मन में काफ़ी कुछ कसक रह गया, हमारे बलिया जिला को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, हमारे यहाँ की चीनी मिल बंद पड़ी है 10 सालों से, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सब काम जो है
पहली कैबिनेट में, बहन जी की पहली कैबिनेट में ये हमारे जिले के लिए दोनों काम होंगे। हमारी पुरानी पेंशन वाले जो व्यवस्था है, यह हमारा राइट है। जब उत्तर प्रदेश में हम चीफ मिनिस्टर रहेंगे, बहन जी चीफ मिनिस्टर रहेंगी, तो ऐसा नहीं कि हम भारत सरकार के हर फैसले को माने, हम अपने प्रदेश में नहीं मानेंगे। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। ये सब चीज़ें हमारे चूँकि पहले कैबिनेट में बहन जी निर्णय लेने वाली हैं, इसलिए मैं चूँकि सबको विश्वास है, सारे दल के लोग आके मुझसे कह गए, जो संगठन वाले लोग हैं, कहीं शिक्षा मित्र अलग आया, कहीं ये हमारे पुरानी पेंशन वाले जो लोग हैं अलग आए, सब लोग कहे कि बहन जी कर सकती हैं, बगैर किसी के बस का नहीं है। मैंने कहा बहन जी को आप सीएम बनाइए, कहे को लोग बने, हम बना रहे हैं और 10 को बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए उमाशंकर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो भी फैसला देगी वो 10 मार्च को सामने आएगा। आपने जिस दावे को मजबूती के साथ रखा है, अपनी पार्टी की बात रखी है, मुझे लगता है कि जनता सुनेगी और उस पर विचार करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कैंडिडेट अपनी तरह से मेहनत करता है। आज हमने कोशिश की कि हम उमाशंकर जी के साथ में रहें और देखें कि किस तरीके से एक प्रत्याशी, किसी भी पार्टी का हो सकता था वो, लेकिन हमने उमाशंकर जी को लिया। वो अपने क्षेत्र में जितनी मेहनत करता है चुनाव के दौरान, और जब मतदान का दिन आता है तो उसकी दिनचर्या किस तरीके से रहती है, और वो आज के दिन खास तौर पर किस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी मेहनत को अपने सामने, आंख के सामने से गुजरते हुए देखता है, जिसका नतीजा किसी तारीख में दर्ज हो जाता है और वो एक नया इतिहास बन जाता है।